नमस्कार, मैं दिवाकर सिंह राणा आप सबका स्वागत करता हूं राणा एस्पायर एकेडमी पर। तो आज हम देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता, जो कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक था वो हमने समाप्त कर लिया था। उसके आगे जो सभ्यता भारत में आई वो थी वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता, तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति, तो वैदिक संस्कृति जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया उसके पश्चात भारत में ये पनपी या इसका उद्भव देखने को मिलता है। यहाँ पर जो वैदिक शब्द है, तो वैदिक जो शब्द है ये कहाँ से निकल के आया? तो वैदिक शब्द निकल के आता है वेद से बना है वैदिक शब्द। और जो आपका वेद है उसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। अच्छा, तो जो वैदिक सभ्यता थी, ये संस्कृति थी, इसके जो निर्माता थे वो कौन लोग थे? वे थे आर्यंस। वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्यंस को माना जाता है। यहाँ पर जो आर्य शब्द है ना, तो आर्य शब्द यहाँ पर एक कोई जाति सूचक शब्द नहीं है कि आर्य एक जाति है, जाति नहीं थी है, ठीक है। आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका की अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये कोई भी जाति सूचक शब्द नहीं है बल्कि ये एक भाषा सूचक शब्द है। मतलब एक जैसी भाषा बोलने वाले समूह के लोगों को आर्य कहा जाता था। उसमें जाति का कोई जाति या प्रजाति से उसका कोई संबंध नहीं है आर्य शब्द का, ठीक है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। तो जो आर्यंस थे उन लोगों ने वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति की स्थापना की थी भारत में। तो यहाँ पर जो वैदिक संस्कृति है, तो जैसा हमने देखा वेद से बनती है। तो वेद क्या है? तो उस काल के जो धर्म ग्रंथ थे, जो धर्म ग्रंथ लिखे गए थे, हालांकि लिखे तो नहीं गए थे क्योंकि उस समय जो आर्यंस थे उनको लिपि का ज्ञान नहीं था। तो जो उनका ज्ञान हुआ करता था उसको वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी याद रख के या सुन के या श्रुति के माध्यम से आगे ट्रांसफ़र किया करते थे। जैसे कि मुझे कोई ज्ञान है तो मैं उसको सुना के अपने नीचे वाले जो मेरे स्टूडेंट होंगे उनको याद कराऊंगा, फिर वो अपने स्टूडेंट को याद कराएंगे। इस तरीके से क्रम साल दर साल ये ज्ञान जो था वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था। क्योंकि उन लोग लिपि का ज्ञान नहीं था तो ये लिपिबद्ध ऋग्वैदिक काल में वेदों को नहीं किया गया था, ठीक है। और सुन के याद रखे जाते थे, इसलिए जो वेद हैं उनको श्रुति भी कहा जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है वैदिक संस्कृति का वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृति का टाइम पीरियड है। अब कहेंगे सर जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पतन 1750 में हुआ और वैदिक संस्कृति की शुरुआत आप 1500 ईसा पूर्व से ही बता रहे हो या 1500 BC से ही बता रहे हो, तो ऐसा कैसे? तो देखिए हमने क्या बोला कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ था तो वो एक दिन में तो समाप्त हो नहीं गई थी सभ्यता। वो भी धीरे धीरे कई सारे बाढ़ आई और कई सारे कारक थे आर्यंस का आना, तो कोई भी सभ्यता एकदम से एक दिन में समाप्त नहीं होती है, तो उसको कुछ समय लगता है। उसका पतन प्रारंभ हो गया था, उसका 1700 ईस्वी तक वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी। और आर्यंस जो थे वो 1500 से आना प्रारंभ हो गए थे, क्योंकि आर्यंस जो थे, जो आर्य लोग थे, वो भी भारत में कई सारी खेपों में आए थे, मतलब कई सारी इंस्टॉलमेंट में आए थे। आर्य एक साथ नहीं आ गए थे, ठीक है। तो आर्य आना शुरू हुए 1500 ईसा पूर्व में, मतलब देखने को मिलता है भारत में आर्य सभ्यता स्थापित होना शुरू हो चुकी थी और 1750 तक सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। इसीलिए जो वैदिक सभ्यता संस्कृति है इसका जो प्रारंभिक टाइम पीरियड माना जाता है, शुरुआत मानी जाती है भारत में, वो 1500 ईसा पूर्व से मानी जाती है। और 600 BC या 600 ईसा पूर्व इस सभ्यता का इसका जो चरमोत्कर्ष था वो 600 BC में देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे इस विषय में हम। तो देखो अब ये प्रश्न उठता है, सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो काफ़ी बार पूछा भी जाता है और आप पढ़ोगे तो आपसे पढ़ने में मिलेगा आपको कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। तो देखिए मूल निवास स्थान से मतलब ये नहीं कि भारत में आके बसे तो भारत मूल निवास स्थान हो गया, नहीं। मतलब जो आर्य लोग थे वो कहाँ से आए थे भारत में, मतलब जो उनकी ओरिजिन था वो कहाँ का था, ठीक है। तो इस जो इनके ओरिजिन को लेके या इनके मूल निवास स्थान को लेकर विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। कई सारे विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन हमको याद रखना है जो सर्वमान्य मत है, जो माना जाता है वह क्या माना जाता है, जो आपके मैक्स मूलर महोदय थे, इन्होंने आर्यों का निवास स्थान क्या बताया है? मध्य एशिया। मध्य एशिया का जो बैक्टीरिया क्षेत्र है ये इन लोगों ने बताया है, मैक्स मूलर ने, कि आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया के बैक्टीरिया वाले क्षेत्र से भारत में आए थे। अब कैसे प्रमाणित किया है इन लोगों ने ये?
तो देखिए एशिया माइनर और मध्य एशिया से आर्य संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हमको। जो मध्य एशिया है वहाँ से कई सारे आर्य संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो कि भारतीय आर्य संस्कृति और वहाँ के काफ़ी कुछ मेल खाते हुए हैं। जैसे कि ईरान के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में सॉरी ऋग्वेद में कई समानताएं मिलती हैं। जो ईरानी ग्रंथ है जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में कई सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि जो वैदिक देवता हैं इंद्र, जो ऋग्वेद में एक देवता का वर्णन मिलता है इंद्र, आगे पढ़ेंगे उनके विषय में हम। तो इंद्र का वर्णन जो ईरानी ग्रंथ है जिंद अवेस्ता उसमें भी मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी इंद्र का वर्णन मिलता है। दूसरा है वैदिक वायु, तो जो वैदिक देवता थे वायु, ऋग्वैदिक देवता वायु, तो इसी तरह जिंद अवेस्ता में भी एक देवता का उल्लेख मिलता है जिनका नाम था वयु, ठीक है। इसके बाद मित्र, वैदिक देवता मित्र जैसे थे उसी तरीके से जिंद अवेस्ता में भी एक देवता का उल्लेख मिलता है, उनका नाम था मिस्र, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी समानताएं देखने को मिलती हैं ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में और ऋग्वेद में, ठीक है। इसके साथ में एक अभिलेख मिला है बोगजगोई अभिलेख, जो कि 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है, मतलब जो आधुनिक तुर्की है वहाँ से प्राप्त हुआ है बोगजगोई अभिलेख। अब इसकी खासियत क्या है, इस अभिलेख में खत्ती और मितन्नी दो कबीलों के मध्य युद्ध हुआ होगा, तो उस युद्ध के लिए एक संधि, जब युद्ध समाप्त किया गया तो उसके लिए एक संधि हुई, ठीक है। तो उस संधि की जो शर्तें थीं उस पर हस्ताक्षर किए दोनों कबीलों ने। कौन से? आपके जो खत्ती और मितन्नी कबीले थे। तो साक्षी के रूप में कि मतलब हम लोग संधि कर रहे हैं, इसके साक्षी के रूप में कई सारे देवताओं के नाम का उल्लेख किया गया है। कौन से अभिलेख में? बोगजगोई अभिलेख में। तो ये देवता कौन कौन से थे, ठीक है। तो मतलब ये देवता हैं साक्षी के रूप में कि अब वो लोग हमें देख रहे हैं, वो लोग इसका प्रमाण है कि हम लोगों ने संधि की है इन शर्तों के साथ। तो वहाँ पर क्या है, कई सारे देवताओं का उल्लेख मिलता है। अभिलेख कहाँ का था? बोगजगोई एशिया माइनर का, जो कि आधुनिक तुर्की में पड़ता है। 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता का उल्लेख देखने को मिलता है। अब ये सारे देवता वैदिक देवता है, मतलब इन सारे देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इंद्र का मिलता है, मित्र का मिलता है, वरुण का मिलता है और नासत्य का मिलता है। तो जो नासत्य हैं वो संभवतः जो वैदिक देवता थे अश्विन, तो इनकी तुलना जो की जाती है वो अश्विन से की जाती है, नासत्य, ठीक है। नासत्य का मतलब जो इनका तुलना की जाती है वो वैदिक देवता अश्विन से की जाती है, ठीक है। तो ये सारे देवता आपको क्रम से याद रखने हैं कि बोगजगोई अभिलेख में जिन देवताओं का उल्लेख मिलता है उनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो सबसे पहले इंद्र हैं, फिर मित्र हैं, फिर वरुण है और फिर अंत में नासत्य हैं, ठीक है। तो ये सारे देवताओं का उल्लेख मिल रहा है। तो इससे भी एक प्रमाण हमें प्राप्त होता है कि जब दोनों देवता एक जैसे हैं, संस्कृति एक जैसी रही होगी, तो जाहिर सी बात है आर्य वहीं से भारत में आए होंगे। और भी कई सारे विद्वानों के मतभेद हैं, मतलब जो मत दिए हुए उन लोगों ने, लेकिन उन्हें मतभेद इसलिए है क्योंकि वो एकदम उसको प्रमाणित नहीं कर पाए। तो हमें क्या याद रखना है, जो आर्यंस आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। किसने बोला है? मैक्स मूलर ने मत दिया है और यह मत सर्वमान्य है, ठीक है। तो अब आपके वैदिक संस्कृति के टाइम पीरियड के विषय में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वैदिक काल, तो वैदिक काल को अध्ययन के लिहाज से दो भागों में तोड़ दिया गया है। पहला है आपका ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। पहले पार्ट को बोला गया है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। उसका टाइम पीरियड बताया गया है कितना? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये क्या है? आपका ऋग्वैदिक काल है। दूसरा काल कौन सा आता है जो कि प्रारंभ होता है आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक? वह है आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों में? कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अध्ययन के लिहाज से इसको बांटा गया है। अंतर एक चीज़ है, सिर्फ एक डिफरेंस मिलता है यहाँ पर कि जो ऋग्वैदिक काल था, जो ऋग्वैदिक आर्य जब भारत में आए थे वो शुद्ध रूप से बिल्कुल ग्रामीण संस्कृति थी। उन्होंने स्थापना की थी ग्रामीण संस्कृति की। गायों के ऊपर उनका पूरा जो अर्थव्यवस्था पूरी सब कुछ गायों पर निर्भर थी। जिसके बाद अधिक गाय हुआ करती थी वो व्यक्ति बहुत धनाढ्य समझा जाता था। युद्ध भी गायों के लिए ही होते थे, ठीक है। उनका जो मुख्य भोजन था वो भी गाय के दूध और उससे बने हो जितने भी उत्पाद हुआ करते थे वो होते थे, ठीक है। तो कुल मिला के शुद्ध रूप से एक ग्रामीण संस्कृति थी वो। वहाँ पे व्यापार का कोई रोल नहीं था। व्यापार होता भी था, कोई चीज़ किसी को लेनी देनी है तो वही वाटर सिस्टम के द्वारा होता था, लेन देन द्वारा,
कि मेरे पास ये सामग्री, इसके बदले मुझे ये सामग्री दे दीजिए, ठीक है। तो व्यापार का इतना रोल नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में मतलब 1000 ईसा पूर्व के बाद थोड़ा थोड़ा कृषि भी देखने को मिलती है, कृषि का भी उत्थान होने लगता है, व्यापार भी बढ़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो क्या है कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्यंस थे, मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो आर्यंस थे, आर्य लोग थे, इनको लोहे का कोई भी ज्ञान नहीं था, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लेकिन जो उत्तर वैदिक आर्य हैं, 1000 ईसा पूर्व के बाद का जो टाइम पीरियड है, तो उत्तर वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान था, ठीक है। देखिए, क्योंकि लोहे का जो प्रथम प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से। कब का है वो प्रमाण? मतलब जो लोहा प्राप्त हुआ है कितना पुराना है? लगभग 1000 ईसा पूर्व या 1000 BC, ठीक है। तो 1000 BC तक पुराना जो लोहा है वो हमें प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, जो अतरंजी खेड़ा जगह है वहाँ से। तो जाहिर सी बात है, इससे पहले तक कोई लोहे का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ, तो इससे पहले जो लोग थे उन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो जो ऋग्वैदिक काल है, यहाँ पर जो आर्यंस थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। और उत्तर वैदिक काल जो कि प्रारंभ आपका 1000 BC से हो रहा है, और लोहे का प्रमाण कब से मिला है हमको? 1000 BC का मिला है। तो उत्तर वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान था, ठीक है, क्लियर है। तो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है आपका? 1000 BC से 600 BC। 600 BC क्यों? 600 BC को हम लोग पहले भी हमने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता लैक्चर में, कि 600 BC को द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। यहाँ पर 16 महाजनपदों की बात होगी 600 BC में। कैसे हुआ, थोड़ा एक ओवरऑल व्यू समझ लेते हैं थोड़ा सा हम। ऋग्वैदिक आर्य आए भारत में, शुद्ध रूप से क्या थे? ग्रामीण लोग थे। पूरा उनका जो भी जीविका थी वो गायों पर निर्भर थी, पशुओं पर निर्भर थी, ठीक है। भारत में आए, बसे। पहले वो लोग खेती नहीं किया करते थे, उनके युद्ध भी भूमि के लिए नहीं होते थे, गायों के लिए होते थे। भू क्षेत्र पर अधिकार करना कोई उद्देश्य नहीं था उनका। लेकिन जब वो लोग बसे, धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया? खेती करना प्रारंभ किया, ठीक है। खेती करना प्रारंभ किया तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे प्रोडक्शन जो होगा बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ा, कैसा हुआ? सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, अधिशेष उत्पादन होने लगा। अब उस अधिशेष उत्पादन क्या करेंगे? राजा नियमित कर लेने लगा। नियमित कर लेने के बाद उसने क्या किया? अब जब पैसा आ गया राजा के पास, तो उसने क्या करना शुरू किया? घर बनाने शुरू किए, उसको डेवलप करना शुरू किया अपने गाँवों को, है ना। और अंतिम रूप से धीरे धीरे डेवलप होते 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 600 BC में आते आते उन लोगों ने पूर्णतः नगरीकृत सभ्यता की स्थापना कर दी। किसने? आर्यंस ने। क्या हुआ इसमें? एक रोल लोहे ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। क्या रोल है लोहे का? कि जब लोहा आया, उससे पहले तो क्या था? तांबा था, कांसा था। तो जो अगर ये लोग खेती करते भी थे तो उसमें उतनी उपज नहीं होती थी, क्योंकि लोहे के हल से की तुलना में तांबे और कांसे के हल से ज़मीन को अधिक गहराई तक नहीं जोता जा सकता, तो वहाँ पर उपज कम हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही लोहा मिला उत्तर वैदिक काल में, इन लोगों ने खेती में लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ किया और फसल इनकी अच्छी आने लगी, अधिशेष उत्पादन होने लगा। और इन लोगों ने अंतिम रूप से 600 BC तक आते आते क्या किया? 16 महाजनपदों का निर्माण कर लिया, और ये काल कहलाता है आपका 600 BC। इसके विषय में पढ़ेंगे हम। तो ये हमने आज देखा ऋग्वैदिक काल का एक ओवरऑल जो भी व्यू था उसको हमने समझा। अब अगली वीडियो में ऋग्वैदिक काल के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जितने भी फैक्टर्स हैं, इन सबको हम लोग देखेंगे। तो मेरा अगला वीडियो आप लोग देखिए, आपको बहुत अच्छे से ऋग्वैदिक काल क्लियर होने वाला है। धन्यवाद।